Dear students, in previous lecture we have discussed about the principle of IR spectroscopy and the basic concept of IR spectroscopy कि क्या कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हमने ये देखा कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के एटम है वो टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, अपनी पोजीशन पे रिजिडली फिक्स्ड नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने वाइब्रेशनल मोड होंगे और कौन कौन से वाइब्रेशनल वेरियस वाइब्रेशनल मोड है, कौन किस फ्रीक्वेंसी का होगा, किस एनर्जी का होगा, हर एक वाइब्रेशनल मोड की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी हम कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड्स है उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कि कौन से वाइब्रेशनल मोड है वो यहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो वाइब्रेशनल आज हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशनल वेव नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम किसी पूरे मॉलिक्यूल में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पहले एक टाइम में एक ही बॉन्ड कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉन्ड, और बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को हम इग्नोर कर देंगे। और रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल को इग्नोर करेंगे तो किसी एक एटम, एक पर्टिकुलर बॉन्ड, एक एटम ही सॉरी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को कंसीडर करेंगे और उस पर्टिकुलर बॉन्ड में हम ये लेट करेंगे कि जो एटम है वो क्या है, बॉल की तरह है, और वो बॉल है वो बॉन्ड से कनेक्टेड है, और बॉन्ड क्या है, एक स्प्रिंग की तरह कनेक्टेड, लाइक ए स्प्रिंग। तो इस तरह से यहाँ पे जैसा कि हमने जहाँ पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे थे सेम पैटर्न हम यहाँ लेके चलेंगे। पर्टिकुलर बॉन्ड है वो बॉन्ड किस तरह से बिहेव कर रहा है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन टू एटम्स, और ये बॉल है, बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दो एटम्स को विच आर बॉन्डेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड। तो इस केसेस में जिस तरह से जब हम सिंगल एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड जितने भी मॉलिक्यूल है उसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जब मॉलिक्यूल, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी बॉन्ड है उसमें कितने वेरिएशन मोड पॉसिबल है, वाइब्रेशनल मोड, वो एक तो उस बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड करेगा, दूसरा पूरे इंटायर मॉलिक्यूल की नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रेचिंग शो करेगा या वो वाइब्रेशनल शो करेगा, स्ट्रेचिंग है वो सिमेट्रिक भी शो करेगा या एसिमेट्रिक शो करेगा। तो पूरी कोई भी मॉलिक्यूल्स है या कोई भी एटम जो वाइब्रेट करते हैं, उन एटम का वाइब्रेशनल मोड है वो उस एटम की नेचर के साथ साथ पूरे इंटायर मॉलिक्यूल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम एक किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की अगर हमें वाइब्रेशनल मोड्स निकालने हैं या कितने वाइब्रेशनल्स पॉसिबल है और किस फ्रीक्वेंसी की होगी वो वाइब्रेशंस, ये निकालने के लिए हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। तो उस कंसीडर पर्टिकुलर बॉन्ड में जैसे कि एक बॉन्ड कंसीडर किया है हमने, तो एट ए टाइम जब ये एक ही बॉन्ड है तो इसमें पॉसिबल कितनी वाइब्रेशन पॉसिबल है। जब सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो ये बैंड खुद इटसेल्फ तो बेंड हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग ही पॉसिबल है एट टाइम पे। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पॉसिबल है, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की है ये कैसे निकालेंगे। उनका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है यानी कि यहाँ के जो बॉल लाइक एटम्स है ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं स्प्रिंग के अलोंग, या फिर हम कह सकते हैं बॉन्ड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस ऑक्सीलेटर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कैसे दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 pi, where pi is a constant, into k by mu, जहाँ पे k है वो क्या है, k है वो k इज़ ए फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है ये डिटरमाइन करता है किससे रिलेट होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ से रिलेट होता है। फोर्स कांस्टेंट है वो डायरेक्टली मेजरेबल होता है इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर।
एंड म्यू है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास जैसे कि किन्हीं हम दो एटम्स के जो बॉन्ड है बीच में उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं पर्टिकुलर, तो लेट कर लिया इस एटम का मास है वो m1 है और इस एटम का मास है वो m2 है। तो इनका जो रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास इक्वल होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास, या फिर हम कह सकते हैं जो बॉन्डेड एटम है उन एटम के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से तो हमने वाइब्रेशनल की फ्रीक्वेंसी निकाली है। अगर हम वेव नंबर निकालना चाहें तो वेव नंबर कैसे निकाल सकते हैं? वेव नंबर है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। वेव नंबर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी से। किस रिलेशन से? वेव नंबर इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड। अगर हम यही वैल्यूज़ यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो यहाँ हमारे पास वेव नंबर है वो क्या आ जाएगा, वेव नंबर 1/2 c वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिड्यूस्ड मास। तो इन फॉर्मूला से, हुक्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड। अब इस फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से यह क्या है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का और ये क्या है वेव नंबर का। तो कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड जब वाइब्रेट कर रहा है तो उस ड्यूरिंग वाइब्रेट कर रहा है तो वो किन दो एटम्स के बीच में है। अगर हमें उन एटम्स की जो मास पता हो, मास किस में है, ग्राम में, मास पता हो और उस बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ पता हो तो हम उस पर्टिकुलर बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से ये बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि पाई है, पाई तो कांस्टेंट है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की किस पे डिपेंड करिए, सिर्फ दो वैल्यू पे। एक तो यहाँ पे है कि कांस्टेंट दैट इज फोर्स कांस्टेंट, और दूसरा म्यू दैट इज रिड्यूस्ड मास। फोर्स कांस्टेंट है वो किससे रिलेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहा है। और म्यू है जो रिड्यूस्ड मास है ये किससे रिलेट कर रहा है, जो बॉन्ड है वो किन दो एटम्स के बीच में है, तो उन एटम के मास पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर जो एटम्स के मास, जैसे जैसे एटम्स का मास चेंजेस होगा बॉन्डेड एटम का, उसी अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा, उसी अकॉर्डिंग उस बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम उस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में उस पर्टिकुलर बॉन्ड का वाइब्रेशनल मोड बता सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर रेडिएशन की, किस पर्टिकुलर एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि जैसे कि हमने बेसिक प्रिंसिपल में भी अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि जो कोई भी ऑर्गेनिक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, तो वो उसी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा जो उसकी नेटिव या फिर उसकी नेचर जो फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जैक्टली मैच करता हो। और एग्जैक्टली मैच करने के साथ साथ उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है वो वाइब्रेशंस है दैट आर अकम्पेनिड बाय चेंज इन डायपोल मोमेंट। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर बॉन्ड की नेटिव फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर बॉन्ड है वो किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, अगर वो करेगा तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। एक तो है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगी, एंड दूसरा मास ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस तरह से अफेक्ट करेगी अगर हम डिटरमाइन करें यहाँ पे, जैसे कि फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। और फोर्स कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड की फोर्स कांस्टेंट है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड के लिए जो के की वैल्यू होती है फोर्स कांस्टेंट सिंगल बॉन्ड के लिए होता है अप्रोक्सीमेटली के इक्वल टू स्मॉल के, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। डबल बॉन्ड जहाँ पे है बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होते ही फोर्स कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाती है 10 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। सिमिलरली जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, ट्रिपल बॉन्ड होने से इनकी फोर्स कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाती है 15 × 10⁻9 पर सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज इट मीन्स फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज। फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वो पर्टिकुलर बॉन्ड, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो अब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कंसीडर करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में अगर हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपेयर करें तो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस है वो ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करेगा और सबसे लीस्ट रेडिएशन है, सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी की वो सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेगा। तो अगर हम ऑर्डर देखें कि ग्राफ में स्पेक्ट्रा, अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा की बात करें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में अगर हमारे पास 3 बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे जो हायर फ्रीक्वेंसी पे होगा, हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या हायर एनर्जी पे जो पीक होगी, जो स्पेक्ट्रा होगा, जो बैंड आएगा हमारे पास वो किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का, और जब से लिस्ट फ्रीक्वेंसी पे होगा वो कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड का। तो इसमें हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स कांस्टेंट के। और फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर बॉन्ड की उतनी ही ज़्यादा होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। या हम कह सकते हैं जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो स्पेक्ट्रा के अंदर उसकी जो पोजीशन होगी, उस वाइब्रेशनल की जो पीक होगी वो उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी पे होगी। क्लियर है। सेकंड थिंग ये है कि जो बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो उस पर्टिकुलर बॉन्ड की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। जितना बॉन्ड हाईली पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हायर होगी। इसका मतलब वो उतनी ही हाई रेडिएशन, हाई एनर्जी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होगी। ऑल्सो वेव नंबर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स। सेकेंड फैक्टर है मासेस ऑफ एटम्स। अब एटम का मास है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को किस तरह से अफेक्ट करेगा, या फिर कह सकते हैं कि एटम का मासेस है, जो बॉन्डेड एटम्स है उनके मास के ऊपर किस तरह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो अब्जॉर्ब हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी वो किस तरह से डिपेंड कर रही है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने देखा कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के। तो किन्हीं बॉन्डेड एटम का मास जितना ज़्यादा होगा, अब जैसे इस फैक्टर से देखिए रिड्यूस्ड मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटम्स के मासेस के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एटम का मास ज़्यादा यानी कि रिड्यूस्ड मास ज़्यादा, रिड्यूस्ड मास ज़्यादा होगा इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिड्यूस्ड मास है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस्ड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिड्यूस्ड मास जितना हाई होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी कम, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जितनी कम इसका मतलब उस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा वो पर्टिकुलर बॉन्ड वो बहुत लेसर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा। आई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में उस पर्टिकुलर बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हुक्स लॉ कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। यहाँ पे हमने जस्ट एक बॉन्ड कंसिडर किया है, बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया है। बाकी को नेग्लेक्ट किया तो उस टाइम पे सिर्फ एक बॉन्ड में पॉसिबल वाइब्रेशन क्या है, सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहाँ पे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का मास अगर हम देखें तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। जो एटम्स जो बॉन्ड जिस बॉन्ड की हम कैलकुलेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो उस बॉन्ड को बनाने वाले जो एटम है वो जितने ज़्यादा हैवी होंगे, जितने ज़्यादा हैवी होंगे तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही कम होगी। अगर एटम है वो लाइट होंगे, उनका मास कम होगा, तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि हम ये कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है और पर्टिकुलर बॉन्ड है वो उसको कोई दो हैवी एटम्स बना रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मास है तो हैवी एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा, लो फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, और उसकी जो पीक आएगी स्पेक्ट्रम में, उसका जो बैंड आएगा वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में आएगा। जबकि कोई एटम्स है यहाँ पे लो वेट है, उनका लो मास है यानी कि लाइट वेट है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर बॉन्ड है उसके जो बैंड आएगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, हम ऐसा बॉन्ड यहाँ पे कंसीडर करते हैं हेयर, जैसे कि OH बॉन्ड है, हाइड्रोक्सी बॉन्ड की अगर यहाँ पे बात करें, OH बॉन्ड हेयर, एंड साथ में हम यहाँ पे बात करें जस्ट हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप ले लेते हैं यहाँ पे OD ड्यूटेरियम। जब जस्ट चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, तो OH बॉन्ड है, यहाँ पे OD बॉन्ड है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। जस्ट हाइड्रोजन की जगह यहाँ आइसोटोप आया इसका ड्यूटेरियम, सिर्फ और आइसोटोप है, यानी कि बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेम है। जस्ट क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, मास चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन का कितना है, 1, और ड्यूटेरियम का कितना है, 2। तो इस केसेस में यहाँ पे जो मास चेंज हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो सेम है। जब पोलैरिटी सेम है, OH OD, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, सिर्फ और सिर्फ मास चेंज हो रहा है और मास है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अगर हम बात करें एक एटम तो सेम है, M1 इस केस में ऑक्सीजन का है, यहाँ पे भी M1 इस केस में ऑक्सीजन का है, दोनों के केस में M1 सेम है। या M2 है वो किसका है, हाइड्रोजन का, और यहाँ M2 है वो किसका है, ड्यूटेरियम का। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, OH बॉन्ड की रिप्रेजेंट करूँ इस यहाँ OH से, और यहाँ फ्रीक्वेंसी OD बॉन्ड की रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से, तो किसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, कौन हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि जिसका मास है वो कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास m कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो OH हाइड्रोजन का मास है वो ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में लेसर है, ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में लेसर है, तो इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है, OH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी वो हायर होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम की। तो हम क्या लिख सकते हैं, OH फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड should be higher than frequency of OD bonds। क्लियर है।
तो अकॉर्डिंग टू सिर्फ मास की बात करें, यहाँ पे मास किस तरह से फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है, तो यहाँ ड्यूटेरियम है वो हैवी एटम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के है वो सिर्फ सेम है, दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, तो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स कांस्टेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस्ड मास के। फोर्स कांस्टेंट जब दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ मास वेरी कर रहा है, तो जिस केस में मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ हाइड्रोक्सी और जब ओडी ड्यूटेरियम बॉन्ड की बात आती है, तो उस केस में जो OH बॉन्ड है वो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, और OD बॉन्ड है वो लेस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। या फिर अगर हम स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में देखेंगे, तो जहाँ हायर फ्रीक्वेंसी के रीजन में OH बॉन्ड का बैंड आएगा, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन वाले में किसका बैंड आएगा, OD जो बॉन्ड है उसका वाइब्रेशनल बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक या फिर हमारे पास बैंड आएगा। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की, तो हमें दोनों फैक्टर लेके चलने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, साथ के साथ उसका रिड्यूस्ड मास कितना है, यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ और एटम्स के मास दोनों कंसिडर करके चलेंगे, और दोनों का जो ओवरऑल रिजल्ट्स होगा वो दोनों का मिला के होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करें CH बॉन्ड, OH, NH एंड FH, ये अगर 4 बॉन्ड हमने कंसिडर कर लिए हैं, इन चारों बॉन्ड्स में हम दोनों का ऑर्डर देखेंगे। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ माइंड में रखे, फिर ऑर्डर देखेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, और एक बार हम सिर्फ मासेस, एटम्स का मासेस देख के फिर देखेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होगा इनमें। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, FH बॉन्ड है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो आएगा उसमें कौन सा बॉन्ड है वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में आएगा, कौन सा लो फ्रीक्वेंसी रीजन में आएगा। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन पर्टिकुलर बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड है वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, और कौन सा है वो सबसे लेसर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मास के अकॉर्डिंग टू मास ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। अब हाइड्रोजन तो सब में सेम है, क्लियर है, लेकिन जहाँ पे हम देखें सबसे कार्बन का कितना है, जैसे एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे। जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितने होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास निकालना है कार्बन का, लेकिन हमारे पास क्या है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे जो हेयर, सिर्फ एक एटम्स का मास चाहिए हमें बॉन्ड के लिए। जब एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं सिर्फ एक कार्बन एटम का चाहिए, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास वो कितने का होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का होता है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का होता है, यानी कि कार्बन का अब कितना है, 12 होता है इसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास है वो 12 होता है। इसका मतलब कार्बन का जो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है कार्बन के, एटम्स ऑफ कार्बन्स, कितना मास है, 12। तो एक कार्बन का कितना होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम का मास होगा 12 बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है। तो इसी तरह अगर हमें किसी भी, जैसे ऑक्सीजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, फ्लोरीन का, क्योंकि जहाँ पे हम सिर्फ एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ही एटम है, तो उस एक एटम का मास कितना होगा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एटम्स का मास निकालना है, लेट कर लिया कि वो कितना है, ए एटम है कोई, उस ए एटम का मास निकालना होगा, तो उस एटम का मोलिकुलर मास कितना है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि हमने इसी फॉर्मूले से, जैसे एक कार्बन एटम का मास है वो कितना होगा, उस कार्बन एटम का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। जिसी तरह अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का
कितना है मॉलिक्यूलर मास 16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर हमें नाइट्रोजन का मास निकालना है, नाइट्रोजन के एक एटम का, तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब बात आते हैं मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो जितना यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही उस पर्टिकुलर एटम का मास होगा, एक एटम का। तो यहाँ पे जैसे कार्बन का 12 है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, फ्लोरीन का 19। तो मास का अगर हम कंपैरिजन करें, एक एटम का मास सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद किसका आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। क्योंकि एक बार अगर हम एटॉमिक मास के पर्टिकुलर एक एटम का मास का ऑर्डर निकालें तो हम मास से हम बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा मास किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन से लिस्ट किसका है, कार्बन का। अब जिस पर्टिकुलर एटम, हाइड्रोजन तो सेम है सब में, हाइड्रोजन सेम है, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो दूसरे एटम्स पे। दूसरा एटम जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही लेसर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन का मास ज़्यादा है, फ्लोरीन का मास ज़्यादा है तो HF बॉन्ड जो होगा वो उतनी, HF बॉन्ड पूरे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रिड्यूस्ड मास है वो ज़्यादा होगा। इन तीनों से रिड्यूस्ड मास ज़्यादा होगा तो HF की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, लेसर होगी। तो अगर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताएं तो HF है वो क्या होगा, सबसे लेसर फ्रीक्वेंसी का। HF के बाद कौन सा आएगा, OH, OH के बाद कौन सा आएगा, NH, और उसके बाद हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, CH बॉन्ड की। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ मास कंसिडर करके चलें, अकॉर्डिंग टू मास ऑफ द एटम्स, जो बॉन्ड, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए। CH बॉन्ड है वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे NH बॉन्ड, और उसके बाद हाइड्रोक्सी बॉन्ड, और जो HF बॉन्ड है वो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा। यानी कि IR स्पेक्ट्रम में जो पीक आएगी, जो बैंड आएगा, वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी का किसका आएगा, CH का, और जो लिस्ट का आएगा वो किसका आएगा, HF का। अकॉर्डिंग टू, ये किस बेसिस पे बनाया, सिर्फ और सिर्फ हमने एटम के मास के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या क्या ऑर्डर होगा इनका, कौन किस रेडिएशंस की, किस एनर्जी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड की पोलैरिटी पे के बेस पे हम इनका फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे। बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो बॉन्ड एटम है, उन एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहाँ वो पर्टिकुलर बॉन्ड उतना ही हाईली पोलर होगा। अब हर बॉन्ड के केस में हाइड्रोजन तो सेम है, जस्ट कौन सा एटम चेंज हो रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, एक एक एटम है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, फ्लोरीन से लेसर है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है कार्बन। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और सबसे लेस है वो क्लोरीन है। हाइड्रोजन है वो तो सब में सेम है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, उसके बाद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और सबसे जो लीस्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है तो जो HF बॉन्ड है वो हाईली पोलर है, और जो सबसे लीस्ट पोलर होगा वो कौन सा होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, HF बॉन्ड। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन
सा आएगा OH बॉन्ड, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा NH बॉन्ड, और जब से जो लिस्ट होगा इनमें लिस्ट स्ट्रेंथ होगी वो कौन सा होगा CH बॉन्ड। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी के बेस पे हमने डिसाइड किया जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट भी उतना ज़्यादा। तो फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा HF का, फिर उसके बाद OH, उसके बाद NH बॉन्ड और उसके बाद CH बॉन्ड का होगा। तो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के। तो अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जो ऑर्डर होना चाहिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का वो क्या होना चाहिए, HF बॉन्ड है वो सबसे हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद OH और थर्ड पे NH बॉन्ड और सबसे लीस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो CH। तो अब हमने ये देखा कि दोनों फैक्टर है वो बिल्कुल रिवर्स है। मास किसके बेस पे हमने देखा, एटम के मासेस के बेस पे क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में HF बॉन्ड है वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा और CH बॉन्ड है वो लीस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा। जबकि पोलैरिटी के बेसिस पे ये कह रहा है कि जो HF बॉन्ड है वो हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा और CH है वो लीस्ट। ऑर्डर है वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अब एक्चुअल है वो कौन सा होगा, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो फॉलो किया गया, जो एक्चुअल इंफ्रारेड रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में जो ऑर्डर है वो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस पे HF का बैंड आया, उसके बाद HF से लेसर फ्रीक्वेंसी पे OH, OH से लेसर NH और NH से लेसर CH। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है, जो ओवरऑल रिजल्ट है वो इन दोनों का इफेक्ट, इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट हम देखा जाएगा। अब अगर बात करें सिर्फ HF और OH बॉन्ड की, सबसे पहले अगर हम दो का कंपैरिजन करते हैं HF और OH बॉन्ड में अकॉर्डिंग टू मासेस ऑफ एटम्स क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन का मास डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीज होने से यहाँ पे OH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है वो हायर है HF। जैसे कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम दो फैक्टर की बात करें, यहाँ पे दो फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट और यहाँ पे रिड्यूस्ड मास के। तो मास के अकॉर्डिंग जो है वो OH बॉन्ड है वो है, इसका मास क्या है, ऑक्सीजन का लेसर, मास लेसर है, मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू HF। लेकिन फोर्स के बेस पे बात करें तो फोर्स के बेस में अगर यहाँ पे OH और HF की बात करें तो OH की जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू HF क्योंकि पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे K है वो क्या हो रहा है, OH का डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है। लेकिन मास है ऑक्सीजन बॉन्ड का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम दोनों बॉन्ड का कंपैरिजन करें, जैसे OH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इसके OH का फोर्स कांस्टेंट कितना है और रिड्यूस्ड मास कितना है और OH का, और अगर हम HF बॉन्ड या FH की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट कितना है FH बॉन्ड का और इसका रिड्यूस्ड मास कितना है फ्लोरीन और हाइड्रोजन का। अब आप दोनों में कंपैरिजन देखें कि इस केस में जो जैसे जैसे हम HF से OH की तरफ जा रहे हैं, HF से OH की तरफ जा रहे हैं तो जो मास वाला फैक्टर है, रिड्यूस्ड मास है वो क्या हो रहा है, OH का रिड्यूस्ड मास है वो कम है एज कंपेयर टू FH, कम है। तो रिड्यूस्ड मास कम होना इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होना। तो रिड्यूस्ड मास कम हो रहा है OH के केस में तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि एटम का मास जो है वो किसकी टुवर्ड्स जा रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बढ़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम FS से OH की तरफ जाते हैं तो पोलैरिटी क्या हो रही है, बॉन्ड की इंक्रीज हो रही है, और बॉन्ड की पोलैरिटी FH से OH की तरफ जा रहे हैं, FH से OH की तरफ जा रहे हैं तो पोलैरिटी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रही है। पोलैरिटी डिक्रीज होना इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होना। तो इन दोनों के केसेस में मास से चेंज होने की वजह से इतना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा है, जबकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है।
इस OH के केस में जो OH का जो मास है, रिड्यूस्ड मास है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना कि यहाँ पे पोलैरिटी में डिक्रीज आ रहा है। अगर HF और OH के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में यहाँ पे चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है, उतना इन दोनों एटम के रिड्यूस्ड मास में चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि मास की वजह से जो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट आ रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना पोलैरिटी की वजह से आ रहा है। यहाँ मास में तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, फ्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा एटॉमिक वेट है या मास है वो डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा मास डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, OH बॉन्ड की थोड़ी इंक्रीज होगी, मान लो FH से, ड्यू टू एटॉमिक मास। लेकिन जैसे हम HF से OH की तरफ गए तो पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो जितना मास की वजह से इंक्रीज होनी चाहिए थी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो एज कंपेयर टू पोलैरिटी वहाँ पे क्या हो गई है, डिक्रीज। तो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे मास इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है जितना पोलैरिटी डाल रही है, क्योंकि हाइड्रोक्सी बॉन्ड के कंपैरिजन में FH बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो ओवरऑल इफेक्ट है वो दोनों का होगा। मास का फैक्टर इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज ले रहा है, लेकिन पोलैरिटी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है। तो जो पोलैरिटी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा चेंज ला रहा है इस केसेस में यहाँ पे। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो किसका होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का होगा। यानी कि HF से जब OH की तरफ जाते हैं तो मास में या फ्लोरीन से ऑक्सीजन से मास में इतना चेंज नहीं आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। जबकि HF से OH की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड की पोलैरिटी में ज़्यादा चेंज आता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो वहाँ पे ओवरऑल मेजरमेंट है वो किसका है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का है। तो HF के कंपैरिजन में जो OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो गई है, तो ओवरऑल इफेक्ट है वो बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से आ रहा है। तो एक्चुअल ऑर्डर है वो बॉन्ड की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी। जो ग्राफ में या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो बैंड आएगा वो HF का ज़्यादा होगा, हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस पे होगा, और CH का है वो लेसर होगा। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये होगा HF, OH एंड NH का। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों फैक्टर्स, हालांकि दोनों मास भी डिपेंड कर रहा है और बॉन्ड की पोलैरिटी पे, बट ओवरऑल एक्चुअल ऑर्डर है वो दोनों के रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के जो रिलेशन दी थी हुक्स लॉ ने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के फॉर्मूले से, तो इन फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड है वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, वो हाई एनर्जी को करेगा या फिर वो लो एनर्जी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा। जैसे कि दो फैक्टर्स है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ और एटम्स के मास। लेकिन इन दो फैक्टर्स के अलावा एक थर्ड फैक्टर भी है, दैट इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो कौन सी है, जैसे कि जहाँ पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे थे मैंने वहाँ पे भी बताया कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है या फिर बेंडिंग वाइब्रेशन है। जैसे कि हुक्स लॉ ने सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की बात की है यहाँ पे हुक्स लॉ ने। तो जो वाइब्रेशन है वो बेंडिंग हो रही है या स्ट्रेचिंग हो रही है, किसी बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को बेंड करना है वो ईजी है, उसके लिए लेसर एनर्जी चाहिए। तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो हायर एनर्जी की होगी, जो बेंडिंग वाइब्रेशन है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या मॉलिक्यूल्स की वो लेसर एनर्जी पे आएगा उसका पीक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। जैसे कि अगर हम सिर्फ CH2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, हेयर CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है वो फर्दर किन्हीं दो एटम के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन है वो एक तरह से एक बॉन्ड की बात करें तो CH यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी शो करेगा। तो स्ट्रेचिंग है वो किस फ्रीक्वेंसी की शो करेगा वो तो हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। लेकिन स्ट्रेचिंग के साथ साथ CH बॉन्ड में यहाँ पे CH2 ग्रुप में कितनी और पॉसिबल वाइब्रेशन है। एक स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, क्योंकि अगर दोनों CH बॉन्ड सेम साथ एक्सटेंड हो रहे हैं या कंप्रेस हो रहे हैं तो वो किस तरह की है, वो सिमेट्रिक है। अगर एक कंप्रेस हो रहा है एक एक्सटेंड हो रहा है तो वो एसिमेट्रिक है। तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है जो CH2 ग्रुप की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है
है वो किस फ्रीक्वेंसी की होगी, एसिमेट्रिक है वो किस फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के केस में मैंने बताया था, बेंडिंग वाइब्रेशन से हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी की होगी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में भी जैसे दो है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक वाली होगी वो लेसर फ्रीक्वेंसी की होगी एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक। तो जो CH2 ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो लेसर फ्रीक्वेंसी पे आएगी, लेसर एनर्जी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी, जबकि जो एसिमेट्रिक CH2 वाइब्रेशंस है वो क्या होगी, वो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी। अब CH2 यहाँ पे बैंड भी शो करेगा, तो जो बेंडिंग वाइब्रेशन है CH2 की वो स्ट्रेचिंग से क्या होगी, लेसर फ्रीक्वेंसी की आएगी। तो सिर्फ CH2 की अगर हम बात करेंगे तो CH2 में जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है CH2 की, वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी की आएगी। एसिमेट्रिक के बाद फिर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आएगी यहाँ पे CH2 की। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के बाद सबसे लिस्ट आएगी वो बेंडिंग की आएगी। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी टाइप की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है। हाँ, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की टाइप भी डिपेंड करती है कि किस टाइप की वाइब्रेशन है, वो स्ट्रेचिंग है या फिर वो बेंडिंग है। स्ट्रेचिंग है तो वो कैसी है, सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है, तो उसी बेसिस पे वो उसी पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कई बार हुक्स लॉ इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम में तो यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार आए हुए होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। हो सकता है आपको बॉन्ड दे दिए, उनके मासेस चेंज हो रहे हो, अकॉर्डिंग टू मास पूछ लिया कि क्या फ्रीक्वेंसी, कौन सा बॉन्ड किस हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा, कौन हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, कौन लेस फ्रीक्वेंसी का होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ के इस अकॉर्डिंग पूछ लिया। तो न्यूमेरिकल्स अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कई बार, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रखा है, वेव नंबर पूछ रखा है किसका, फॉर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का किसने किया था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी हुक्स ने दी थी, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो सिंगल बॉन्ड का पूछा है कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हमें क्या गिवन है, फोर्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिख लें, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वेव नंबर है कैन बी गिवन एज 1/2πc अंडर रूट फोर्स कांस्टेंट K बाय म्यू। K क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है 5 × 10⁵। पाई कांस्टेंट होता है 3.14। C वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर की बात है यहाँ पे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बात आती है यहाँ पे म्यू की, हमें म्यू निकालना है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। अगर हमें दो एटम्स, जैसे यहाँ पे किस बॉन्ड की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ CH बॉन्ड की बात हो रही है, तो कार्बन का मास कितना है एक एटम का, इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है, डिवाइडेड बाय दोनों का m1 + m2। अब जैसे मैंने अभी बताया कि हमें सिर्फ एक एटम का मास निकालना है, सिर्फ हमें कार्बन का चाहिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 × 10⁻23। सिमिलरली अगर हमें हाइड्रोजन का चाहिए तो हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना है, जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 1 है तो एक का कितना होगा, 1/6.02 × 10⁻23। अब हमारे पास एक तरह से m1 आ गया, m2 आ गया, तो यहाँ से रिड्यूस्ड मास निकाल लीजिए। रिड्यूस्ड मास m1 m2 यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 × 1 दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6.02 × 10⁻23 स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या है, m1 + m2, दोनों का अगर हम समेशन करेंगे 12 + 1 13, और डिवाइडेड में क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेके ये क्या चला जाएगा ऊपर, 6.02 × 10⁻23 पावर है यहाँ पे, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो रिड्यूस मास हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/13 × एवोगैड्रो नंबर। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, 1/2
2 पाई कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और c है वो कितना हो जाएगा हेयर 3 इंटू 10 की पावर, जब फोर्स कांस्टेंट किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट फोर्स कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 5 यहाँ पे, और साथ में डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 12, डिवाइड में 13 है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मास हमारे यहाँ पे किस में है ग्राम में है, तो पूरा जो कैलकुलेट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा यहाँ पे 3.03 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वेव नंबर है वो यहाँ पे किस में है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ जो हमारे पास वेव नंबर आया है इतना, इसका मतलब जो CH बॉन्ड है वो इस पर्टिकुलर वेव नंबर के रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है हमारे पास, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इस वेव नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग CH की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसका बैंड आएगा या फिर उसकी पीक आएगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। तो इस तरीके से हम हुक्स लॉ फॉर्मूलेशन लगा के हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की, या फिर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की या किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर बॉन्ड या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशनल मोड पॉसिबल है। थैंक यू।